हेलो स्टूडेंट्स, संकल्प विद ललित के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ललित हिरवानी और आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के दूसरा अध्याय के बारे में, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो आइए दोस्तों, हम चालू करते हैं। यह है हमारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल का कक्षा 10वीं का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसको अध्ययन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहूँगा, जिसको आपको पहले से प्रिपेयर रखना चाहिए। इसको अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए हमको पीरियोडिक टेबल चाहिए। ठीक, पीरियोडिक टेबल हमको याद होने चाहिए। मैंने पीरियोडिक टेबल को कैसे आसानी से याद किया जा सकता है, इसके बारे में एक नया वीडियो बनाया है। उसको आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे उसको आसानी से याद किया जा सकता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले तत्वों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व कैसा व्यवहार करते हैं। इसके लिए आप मेरा पीरियोडिक टेबल वाला एक वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको आसानी से अध्ययन करने के लिए हम पाठ्य पुस्तक का सहारा लेंगे। पाठ्य पुस्तक में जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल के 10वीं कक्षा का जो दूसरा चैप्टर है, उसमें पहले टॉपिक दिया गया है, टॉपिक के बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, फिर टॉपिक दिया गया है, फिर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और अंत में और प्रश्न दिए गए हैं। मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा और टॉपिक के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर होंगे साथ साथ, तो उसको हम आसानी से समझ पाएंगे। और आपको बुक का सहारा भी लेते जाना है कि बुक में कौन सा टॉपिक है, उसके बाद उसके कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात आसानी से समझ में आई होगी। ठीक, तो हम आगे चलते हैं, अम्ल और क्षार के बारे में जानेंगे। ठीक है, अम्ल और क्षार के बारे में अगर बात करें तो हम अपने दैनिक जीवन में रोजाना अम्ल और क्षार का उपयोग करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, विभिन्न दैनिक जीवन की जो सामग्री है, जैसे खाने में हम खाते हैं टमाटर, अचार, नींबू, कोई पेय पदार्थ, ये सब क्या है? ये सब अम्लों के उदाहरण हैं। कई फल होते हैं जो मीठे और खट्टे होते हैं, उनमें भी अम्ल क्षार पाया जाता है। जैसे आम हो गया, आम की अगर बात करेंगे तो आम बाहर से रहता है मीठा या फिर खट्टा। ठीक, खट्टा मीठा बोल सकते हैं, लेकिन उसकी जब गुठली को तोड़ेंगे तो गुठली को तोड़ने के बाद जो अंदर एक बीज निकलता है, उसको आप खाकर देखिएगा, वो कैसा रहता है? कसैला। मतलब उसकी प्रकृति कैसे रहती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। और दैनिक जीवन में हम उदाहरण देखना चाहेंगे तो हम नमक के बिना तो हमारा काम ही आगे नहीं बढ़ता। नमक क्या है? नमक एक लवण है। नमक क्या है? एक प्रकार का क्या है? लवण है। तो हमारे दैनिक जीवन में हम आसपास अम्लों, क्षारों और लवणों से क्या है? घिरे हुए हैं। तो आइए इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि कहां कहां पर इसका उपयोग देखने को मिलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे सबसे पहले अम्ल क्या है। देख रहे होंगे प्रश्न, अम्ल क्या है? तो अम्ल मैं 10वीं क्लास के हिसाब से बताऊंगा। वैसे तो बड़े क्लासों में और हम देखेंगे तो अम्ल और क्षार की अलग अलग परिभाषा है। केवल इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम 10वीं के लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो अम्ल क्या है। तो मैं आसानी से इसको समझाना चाहूंगा कि अम्ल क्या है। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिसको हम चखते हैं और चखने से क्या होता है? हमें खट्टेपन का महसूस होता है, वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अब थोड़ी रासायनिक शब्दों में अगर बात करेंगे तो क्या होता है? जब किसी अम्ल को जल में डाला जाता है, ठीक है, जब किसी अम्ल को क्या कार्य किया जाता है? जल में डाला जाता है, तो वो क्या करता है? H+ आयन देता है। वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। मैंने तो अब शब्दों में ये बातें बोल दी, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, अम्ल क्या है? तो अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद के होते हैं। ठीक है, या इनका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो अम्ल और क्षार के बारे में हमको जानकारी देता है। ठीक, तो आगे देखते हैं, या और करके हम आगे दूसरा परिभाषा पढ़ सकते हैं। क्या बोलता है? ऐसा यौगिक जिसे पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन प्राप्त होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। समझ में आया? जिसको हम पानी में डालेंगे, ऐसा यौगिक जिसको हम क्या करेंगे? पानी में डालेंगे, तो क्या निकलेगा? वहां से H+ आयन निकलेगा, उसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। जैसे हम एक और उदाहरण देखेंगे आगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखिए, ये लिटमस पेपर को अगर मैं नीले लिटमस पेपर है, ये नीले लिटमस पेपर को मैं अगर विलयन है, इस विलयन में डुबाता हूं और वो क्या हो जाता है? लाल, तो मैं बोल सकता हूं ये विलयन क्या है? अम्ल है या अम्लीय है। ठीक है,
और दूसरा परिभाषा हमने देखा, ऐसा यौगिक जिसे पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्राप्त होते हैं अम्ल कहलाते हैं। देखते हैं कैसे। मान लो हमारे पास कोई यौगिक है ना। यौगिक के अगर बारे में बात करेंगे तो मान लो हमारे पास क्या है, HCl है ना। HCl मैं एक बीकर लेता हूं, ठीक। इस बीकर में क्या है, मान लो जल भरा हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या करता हूं मैं, HCl को घोल देता हूं, HCl को डुबा देता हूं, ठीक। तो HCl क्या होगा, यहां पर विघटित हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, ठीक है। समझ में आया। मतलब ये पानी में घुलने पर क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। मतलब HCl क्या है, अम्ल है। समझ में आया। इसी प्रकार अगर बात करेंगे तो H2SO4 क्या है, H2SO4 और देखेंगे HNO3, इनको भी अगर मैं किसी विलायक में डालता हूं या पानी में डालता हूं तो क्या होगा, ये कैसे टूटेगा, 2H+ प्लस कैसे टूटेगा, SO4 2-। हमको क्या मिला यहां पर, क्या मिला यहां पर, H+, ठीक है। इसी प्रकार मैं HNO3 को भी यहां पर घोलता हूं तो हमको क्या मिलेगा, यहां पर H+ और NO3-। इसमें आयन के रूप में क्या होंगे, जल में घुले होंगे। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अच्छे से समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अम्ल के बारे में तो हमने जान लिया, आगे बढ़ते हैं। आइए तो हम क्षारक के बारे में समझते हैं। क्षारक क्या होता है, ठीक है। क्षारक अगर बात करेंगे तो वे पदार्थ होते हैं जो कि कड़वे स्वाद रखते हैं। क्या, कड़वे स्वाद रखते हैं। जैसे हम किसी पदार्थ को खाएंगे तो हमको कैसा महसूस होगा, कड़वा कड़वा, बिटर टेस्ट। जैसे कि आम की गुठली को खाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं जामुन खाते हैं तो जामुन जो होता है वो कैसा होता है, कसैला होता है, ठीक है। और जैसे अगर बात करेंगे तो हमारे पास चीकू होता है, जब चीकू पका नहीं होता तब उसे खा के देखना, गले में फंसता है, ठीक है। बबूल का वृक्ष हो गया, उसका छाल जो दातून करते हैं उसको अगर देखेंगे, उसका रस टेस्ट करके देखेंगे तो कैसा रहता है, बिटर टेस्ट रहता है, मतलब कसैला, कड़वा। या फिर छत्तीसगढ़ी में अगर बात करेंगे तो कैसा रहता है, तो ठाहा रहता है। समझ में आया, ठीक है। तो हम समझते हैं क्षारक के बारे में, ठीक। देखते हैं वे पदार्थ जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। एक ये परिभाषा हो गई, ठीक है। एक बात और ध्यान देखेंगे, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। मतलब हर क्षारक क्षार नहीं होता, मतलब जो क्षारक पानी में घुल जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। समझ में आया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे स्वाद की अगर बात करेंगे तो स्वाद के हिसाब से, है ना, स्वाद में कैसा होता है, ये कड़वा होता है। जब और दूसरे भाषा में अगर देखेंगे तो क्या बोलेगा, जब लाल लिटमस किस में बदल जाता है, ये देखिए लाल लिटमस है, लाल लिटमस को मैं ऐसे विलयन में डुबाता हूं कि वो विलयन के कारण ये लाल लिटमस नीले लिटमस में बदल जाता है। किस में, नीले लिटमस में। अब देखिए ये अम्ल है, अम्ल नीले लिटमस किस में बदल जाता है, लाल लिटमस में। और अगर लाल लिटमस यदि नीले लिटमस में बदल जाएगा तो वो क्या है, क्षार है। समझ में आया, ठीक है। तो आगे देखते हैं और अगली परिभाषा देखते हैं और क्या हो सकता है क्षार के बारे में। देखिए, है ना, यहां पर कटा हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। वे पदार्थ जिसे हम क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं या जल में विलय करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, OH- आयन। क्या प्राप्त होता है, OH- आयन। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जैसे अभी इसमें मैंने बताया था, इसमें कौन सा आयन प्राप्त होता है हमको, H+ आयन प्राप्त होता है। इसमें कौन सा आयन प्राप्त होता है, OH- आयन प्राप्त होता है। जैसे कि हम देखेंगे, मान लो हमारे पास एक पदार्थ है KOH। अब KOH को क्या करूंगा मैं, विलयन में, जल में इस प्रकार से क्या करूंगा, घोल दूंगा, ठीक है। तब जल में जाने के बाद ये कैसे टूटेगा, कैसे विघटित होगा, K+ और OH- में क्या हो जाएगा, ये विघटित हो जाएगा, ठीक है। तो हमको विलयन में क्या प्राप्त हो रहा है बताओ, OH।
तो OH जहां पर हमको प्राप्त हो वो पदार्थ क्या होगा, क्षार होगा, और जिसमें H प्लस प्राप्त होगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम अम्ल और क्षार के बारे में आसानी से सीख गए। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखते हैं आगे क्या है हमारे पास अगला टॉपिक। ठीक, यहां पर हम देख पाएंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ अम्लों के नाम 10वीं कक्षा में पूछा जाता है। कुछ अम्लों के नाम बताइए जो प्रकृति में पाए जाते हैं, कम से कम 2 नाम लिखने को आता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हमारे पास अलग अलग पदार्थ है जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ई से इमली। इमली तो सभी ने खाया होगा, और इमली कैसा होता है, खट्टा होता है। तो बताइए स्वाद में खट्टा है कि नहीं है? है। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे, टार्ट्रिक अम्ल। क्या, टार्ट्रिक अम्ल। बस 10वीं के लेवल पे हमको बस इतना याद रखना है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र याद करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर सूत्र बता दिया हूँ। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C4H6O6, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इमली में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक, दूसरी बात आगे देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, सेब है। ठीक है, सेब में क्या पाया जाता है भाई, मैलिक अम्ल। क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल। आगे देखते हैं और कौन कौन सा पदार्थ है। ये है हमारे पास टोमेटो, टमाटर, बंगाला छत्तीसगढ़ी में अगर बात करेंगे तो। ठीक, हाँ, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और ये ऑक्जेलिक अम्ल का क्या है, सूत्र है, याद करना नेसेसरी नहीं है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं हम। आगे कौन सा है हमारे पास, है सिरका। ये क्या है, सिरका। अब सिरका को तो सभी परिचित होंगे, चाउमीन खाते हो ना भाई, चाउमीन में क्या किया जाता है, उसमें डाला जाता है। ठीक है, तो वही क्या है, सिरका है। जो वाटर जैसे रहता है वो क्या होता है, सिरका होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र ये है, इसका सूत्र याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। CH3COOH, इसका क्या होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और कौन कौन से तत्व हैं, सॉरी कौन कौन से पदार्थ हैं, देखेंगे। ये है टमाटर, अरे सॉरी ये है हमारे पास संतरा, नींबू या सिट्रिक फ्रूट। सिट्रिक फ्रूट मतलब ऑरेंज या फिर नींबू के प्रजाति का क्या कहलाता है, सिट्रिक फ्रूट कहलाता है। ठीक है, सिट्रिक फ्रूट मतलब हमारे पास नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, चकोतरा हो गया, है ना, ये सब फल है। ये कैसे होते हैं, सिट्रिक फ्रूट के श्रेणी में आते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले जितने भी अम्ल हैं क्या कहलाते हैं, सिट्रिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिट्रिक अम्ल कहलाते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे ये है चींटी। चींटी भाई, है ना, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक, कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। मतलब चींटी का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में देखे हैं हमने, जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं उस आदिवासी क्षेत्र में इस प्रकार की जो आम का चींटी आता है ना, जो लाल लाल कलर का होता है, बड़ा बड़ा सा आम चींटी बोलते हैं, उस चींटी का चटनी बनाते हैं। और चटनी बनाकर क्या करते हैं, उसको खाते हैं। क्यों, चटनी कैसा रहता है, चटपटा खट्टा। मतलब इन्हीं चींटियों का क्या बनाते हैं, वो चटनी बनाते हैं और खाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और कौन सा अम्ल है। ठीक है, ये हमारा फेवरेट क्या है, दही, कर्ड। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। ये हमारे पास पेप्सी या फिर बोल सकते हैं कोई पेय पदार्थ। यहाँ पर पेप्सी है, जैसे कोका कोला हो गया, बहुत सारे और ब्रांड्स हैं। ठीक है, उनमें इस प्रकार से कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखने का मैं तरीका एक बार आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, ये टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल जैसे ही हम इमली को लेते हैं मुंह में, जैसे कि हम इमली को खाते हैं, वैसे ही हमारे मन में कैसा होता है, चटपटा सा स्वाद आता है, ऐसा करके होता है मन। ठीक है, तो उससे हम याद रख सकते हैं टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, दूसरा हम कैसे याद रख सकते हैं, मैलिक। अब देखो ये डंठल होता है इसका, अब डंठल के आसपास में क्या रहता है, यहाँ का नहीं थोड़ा सा धूल रहता है, मैल रहता है, तो मैल से क्या याद रख सकते हैं, मैलिक अम्ल। ठीक है,
इसी प्रकार टमाटर है, टमाटर क्या होता है भाई, ऐसा याद रख सकते हैं कि टमाटर में बहुत सारा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन से क्या रख सकते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सिरका से हम याद रख सकते हैं एसिटिक अम्ल, ये तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करेंगे, इनको तो देखते ही हमको याद हो जाएगा, तो इनके बारे में ट्रिक याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने उठाया है ना, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखिए। ये बोर्ड में आता है, तो दो अम्लों के नाम लिख देंगे भाई, है ना। भोज्य पदार्थ में कौन सा, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। नींबू में क्या पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कर्ड में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। समझ में आया, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक और क्वेश्चन एक साथ करवाते जाऊंगा, ठीक है। जो टॉपिक जहां पर है उसका आंसर वहीं पर हमको प्राप्त होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के नाम व उनके रासायनिक सूत्र। अम्लों के नाम और उनके रासायनिक सूत्र लिखने को आता है, कम से कम दो अम्लों के नाम लिखिए तथा उनके रासायनिक सूत्र लिखिए। तो चलिए हमारे पास कौन सा अम्ल है, सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल। इसे क्या कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है भाई, HNO3। क्या है HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ठीक। आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी लिख के बताया था मैंने, कुछ देर पहले लिख के बताया था, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद हम देखते हैं हमारे पास अगला अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहा जाता है इसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका दूसरा नाम गंधक अम्ल बोलते हैं। क्या है, गंधक अम्ल, है ना। सल्फर के कारण इसको क्या बोलते हैं, गंधक अम्ल। सल्फर को गंधक कहते हैं इसलिए। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा अम्ल है हमारे पास। ठीक, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ क्षारों के नाम, अगला टॉपिक है हमारा। अगला टॉपिक है हमारा प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ क्षारों के नाम। जैसे अभी हमने अम्लों के नाम देखा था, वैसे ही क्षारों के नाम भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, चूना होता है, चूना पत्थर को क्या कर देते हैं हम, पानी में डाल देते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा होता है, क्षारीय होता है। जैसे यहां पर देखिए, ये है मान लो हमारे पास लाइमस्टोन, चूने का टुकड़ा, जिसका सूत्र होता है CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसे क्या कर देता हूं मैं, जल में घोल देता हूं, ठीक। ये हमारे पास जल है ना, पानी। इसका सूत्र क्या होता है भाई, H2O, ठीक। अब ये जब जल में घोलते हैं तो ये कैसा हो जाता है, Ca2+ हो जाता है और CO3- में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, ठीक। इसी प्रकार जल कैसा होता है, H+ और OH- में क्या हो जाता है, विघटित होता है, ठीक। तो ये इसके साथ चले जाता है, ठीक है, और क्या बना लेता है, CaOH ट्वाइस। इसे ही कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। समझ में आया। ये देखो, इसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनता है, मैं एक वीडियो में आराम से आपको समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। मैं इसको कैसे कैसे बनता है, ये सूत्र कैसे आया है, आपको आसानी से सिखा दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया। तो एक प्रकार का क्या है, क्षार है। क्यों क्षार है, मैंने क्षार की परिभाषा में बताया था कि जिसमें OH- आयन आएगा, OH- आयन आएगा, वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम देखेंगे, उसके बाद है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब कपड़ा धोने का साबुन या कपड़ा धोने का सोडा, इसे क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के बाद हम देख सकते हैं ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। और ये है हमारे पास अगला क्षार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
यही सिरप है। जब हमको क्या होता है, जब पेट में जलन होता है या पेट में बहुत ज्यादा गैस बन जाता है, वहां पर किसका यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। समझ में आ रहा है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी रहता है, ये इनके तनु विलयन होते हैं, है ना। ये कैसे काम करता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन सा, अच्छा ये है, और देख सकते हैं हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सबके पीछे में क्या आ रहा है, अच्छा यहां पर मैं सबका एक बार सूत्र लिख देता हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा भाई, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सूत्र होगा NaHCO3, इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। समझ में आया। अच्छा एक बात और, इसमें मुख्यतः क्या जुड़ा रहता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें जुड़ा होता है। समझ में आ रहा है ना। Na2CO3.10H2O रहता है, ठीक। और इसका अगर बात करेंगे तो वही जो भजिया में यूज करते हैं वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। समझ में आया, जिसका सूत्र है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, और ये है हमारे पास हाइड्रोक्साइड का सूत्र, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, अमोनियम बोलते हैं इतने को, और ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड। तो क्या हुआ, दोनों मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया। ये है पोटेशियम, के से क्या होता है, पोटेशियम, और OH क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो क्या हुआ पूरा नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से देखेंगे सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na, और इसको OH, तो क्या हुआ हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सूत्र कैसे बनता है, इसे कैसे उच्चारण किया जाता है, ये सब आपको पीरियोडिक टेबल से, है ना, आसानी से पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको तत्वों के नाम याद होंगे, उनके इंडिकेशन याद होंगे, तो आप आसानी से ये सब सूत्र बना सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं।